आप सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग में फेल होते हो तो 70% चांस है, बट रीजन सिर्फ एक, वो है फाइनल अकाउंट्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विशाल सीए मास्टरी। मैं हूं सीए विशाल जाधव एंड आज का जो क्लास है वो है सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग का सबसे डेंजरस और सबसे स्कोरिंग टॉपिक, जो कि है फाइनल अकाउंट्स। ये वही चैप्टर है जहां एक छोटी सी गलती पूरे क्वेश्चन के मार्क्स उड़ा देती है। आज के सेशन के बाद आपका फाइनल अकाउंट्स का फियर खत्म, एडजस्टमेंट्स का लॉजिक क्लियर और एग्जाम में प्रेजेंटेशन का कॉन्फिडेंस डबल। और हाँ, आज आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो फाइनल अकाउंट्स का बिगेस्ट क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग पेपर के लिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट्स। तो आज हम एडजस्टमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं एडजस्टमेंट्स, जो मोस्ट टेस्टेड और बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज्ड, आईसीए ने बहुत ज्यादा बार यूज किए होंगे, वैसे वाले एडजस्टमेंट आज हम देखेंगे और एग्जाम फोकस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सो आज का जो भी सेशन है पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सेशन होगा। चलिए क्वेश्चन के रोड मैप के बारे में बात करते हैं। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे फाइनल अकाउंट्स का मीनिंग, फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जो कि आईसीएफ फॉर्मेट के हिसाब से है, मोस्ट टेस्टेड एडजस्टमेंट विद लॉजिक, बहुत ही अच्छे से लॉजिक समझेंगे। टेस्टेड एडजस्टमेंट जो भी हमने आईसीएफ के बहुत सारे एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट किस तरह से करते हैं। देन वर्किंग नोट्स का एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, किस तरह से आपको वर्किंग नोट्स बनानी है, क्या वर्किंग नोट्स में किस तरह से आपको वर्किंग नोट्स करनी है, बहुत ही ज्यादा को ध्यान में रखना है। एंड सम कॉमन मिस्टेक्स जो अगर आप करते हो तो आईसीएआई आपको पेनलाइज कर सकता है। चलिए, तो आज के क्लास में आपको पूरा एग्जाम लेवल का क्लैरिटी मिलेगा। चलिए बात करते हैं व्हाट आर द फाइनल अकाउंट्स। सिंपल लैंग्वेज में समझो कि फाइनल अकाउंट्स जो है वो आपके बिजनेस रिपोर्ट कार्ड के जैसे है। जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो उसका बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड होता है। रिपोर्ट मतलब हर एक चीज का रिपोर्टिंग करना, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, पूरा एक रिपोर्ट कार्ड की तरह मेंटेन होता है। पूरे साल का बिजनेस खत्म होने के बाद हमें तीन क्वेश्चंस अराइज होते हैं। साल खत्म होता है तो तीन क्वेश्चन आपको दिखाई देने चाहिए, तीन क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहला, बिजनेस ने गुड्स बेच के प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, मतलब प्रॉफिट कमाया या लॉस किया। सेकंड क्वेश्चन, क्या सारे खर्चे और सारी इनकम आने के बाद कितना नेट प्रॉफिट हमें मिला है। और लास्ट क्वेश्चन कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जो कि बात करते हैं असेट्स वर्सेस लायबिलिटीज के बारे में। तो फाइनल अकाउंट्स का अगर आपको एग्जैक्टली मीनिंग समझाऊं तो फाइनल अकाउंट्स ऐसे है कि आपको कुछ स्टेटमेंट, कुछ रिपोर्ट बना के देना है गवर्नमेंट को या आईसीए को। तो उस रिपोर्ट में आपको कुछ चीजें चाहिए होगी, जैसे कि ट्रायल बैलेंस, एक चीज, एक लेजर्स के बेनिफिट तो चाहिए आपको, प्लस कुछ एडजस्टमेंट दिए होंगे कि उसको आपको एडजस्टिंग एंट्रीज करनी है, और वो एडजस्टमेंट एंट्री कब करते हैं, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो कुछ फाइनेंशियल ईयर के एंड में हमें कुछ एडजस्टमेंट एंट्री भी करनी होती है, तो वो एडजस्टमेंट एंट्री किस तरह से करनी है वो आज हम देखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं फाइनल अकाउंट में। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आपको एक तरफ होगा ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस जिसमें रिटर्न्स माइनस किए होंगे, फ्री सैंपल के एडजस्टमेंट हो सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट है तो कुछ फ्री के सैंपल बांटे होंगे, वो फ्री सैंपल ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, उसका कुछ एडजस्टमेंट होगा, वो एडजस्टमेंट आपको देखना है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, जैसे कि वेजेस, सैलरी का पेमेंट, मतलब जो वेजेस हमने पेमेंट किया जस्ट फॉर द परचेज, या कैरेज इनवर्ड का होगा, तो कैरेज इनवर्ड, वेजेस, ये सारे क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो आएंगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। और सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक भी आपको दिखाना है ट्रेडिंग अकाउंट में। और सेल्स कहाँ पे होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में होता है। तो सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे जो भी चीजें हैं वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाई देती है। और उसका जो रिजल्ट है, आउटकम है, ट्रेडिंग अकाउंट का आउटकम क्या आता है, द ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। लॉस किया है तो ग्रॉस लॉस, प्रॉफिट किया है, कमाया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट। तो दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट अमाउंट कि क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। सेकंड है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी हमने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है वो तो दिखाई देगा ही, क्योंकि वो वहीं से फैच अप करके आते हैं।
उसके अलावा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम होगी जो डायरेक्टली सेल्स से रिलेटेड नहीं है, तो वो वाली इनकम होगी जो सेल्स के लिए नहीं हुई, जो सेल्स की वजह से ना हुई हो वैसी वाली इनकम। और ऐसे कुछ खर्चे जो सेल्स के लिए पर्टिकुलरली सेल्स के लिए नहीं किए, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, कोई सैलरी का खर्चा, रेंट का खर्चा, ठीक है, गोडाउन का रेंट, फिर ऑफिस के जनरल खर्चे, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑफिस एक्सपेंस, कुछ भी ऐसे खर्चे हैं जो कि इनडायरेक्टली खर्चे हैं, ठीक है। इनकम भी होगी, प्रोविजंस भी होंगे। प्रोविजंस का मतलब कि ईयर एंड पे हमें कुछ प्रोविजन रखना पड़ता है जो फ्यूचर में हम पे करने वाले हैं, यानी कि नेक्स्ट ईयर में पेमेंट करने वाले हैं, लेकिन खर्चा इस साल का है तो इसी साल में बुक करेंगे, अक्रूवल कंसेप्ट। और उसके साथ साथ डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन दी असेट, असेट की वैल्यू पे हमें डेप्रिसिएट करना होता है, उस असेट की वैल्यू का डेप्रिसिएशन जो है वो भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सारे खर्चे, सारी इनकम ऐड कर देंगे, ऐड खर्चे जितने हैं वो माइनस कर देंगे, उसके बाद जो आउटकम आएगा दैट विल बी योर नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस का नेट आउटकम जो है वो नेट प्रॉफिट होता है, यानी कि फाइनल आउटकम है नेट प्रॉफिट। फिर बात करते हैं हमारे थर्ड और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की, जो कि है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या आता है, एक साइड असेट साइड, दूसरी साइड लायबिलिटी। असेट में सारी एसेट आएंगे, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स। लायबिलिटीज में आपका कैपिटल, कैपिटल इज ऑल्सो लायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अगर बंद कर देंगे तो कैपिटल जो है पे ऑफ होता है टू द बिजनेस ओनर, तो इट इज ऑल्सो लायबिलिटी। देन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म, यानी कि वही करंट नॉन करंट का बाइफिकेशन। तो सारी लायबिलिटीज होगी, कैपिटल के एडजस्टमेंट होंगे, नेट प्रॉफिट एडिशन होगा कैपिटल में, तो वो सारे एडजस्टमेंट हम बैलेंस शीट में करते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स ना एक फ्लो है, एक फ्लो की तरह चलता है। सबसे पहले क्या बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी ग्रॉस लॉस है या ग्रॉस प्रॉफिट है वो जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सारे खर्चे, सारी इनकम आने के बाद वो मिलेगा आपको नेट प्रॉफिट। अब वो नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, और कैपिटल अकाउंट कहाँ भी दिखता है, बैलेंस शीट में। तो वर्क फ्लो एकदम सिंपल और क्लियर है। सबसे पहले बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बाद प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बैलेंस शीट। तो इस तरह से आपका वर्क फ्लो चलेगा। चलिए अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, पेनल अकाउंट और बैलेंस शीट के साथ हमें प्रिपेयर करना है, तो प्रिपरेशन करेंगे विद एडजस्टमेंट्स। तो विद एडजस्टमेंट्स यानी कि हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने होंगे और वो एडजस्टमेंट हमें क्लियरली दिखाने हैं थ्रू अवर वर्किंग नोट्स, क्योंकि आईसीए चाहता है क्लीन फॉर्मेट। सेकंड, वर्किंग नोट्स कंपलसरी है, ठीक है, वर्किंग नोट्स का कोई और दूसरा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। लॉजिक क्लियर होना चाहिए आपका, वहां पे एडजस्टमेंट अगर कर रहे हो तो एडजस्टमेंट्स का लॉजिक क्लियर होना चाहिए, लॉजिक के साथ आप एडजस्टमेंट करो, यू विल गेट एग्जैक्टली फुल मार्क्स। तो इसलिए हम सबसे पहले वर्किंग नोट्स बनाएंगे और फिर फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। तो वर्किंग नोट्स सबसे पहले हमें प्रिपेयर करनी है, जो भी एडजस्टमेंट नहीं होंगे उसकी रिगार्डिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। चलिए एक एमटीबी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एज ऑफ 31 मार्च 24 एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर चौहान। मिस्टर चौहान जो कि एक बंदा है, प्रोपराइटर है, उसके बुक्स में से हमने कुछ बैलेंसेस उठाए हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि सारे के सारे बैलेंसेस आ चुके हैं यहाँ पे, इन द टर्म्स ऑफ कि ये समझो कि आपका ट्रायल बैलेंस है, दिस इज योर ट्रायल बैलेंस। तो इसमें से हमको क्या बनाना है, इसके बाद हमें कुछ एडजस्टमेंट दिए होंगे, एडजस्टमेंट की हमें एंट्री करनी है, और उसके बाद हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है विद एडजस्टमेंट्स, विद लॉजिक, विद क्लैरिटी, ठीक है। तो चलिए कुछ एडजस्टमेंट्स का पहले हमें सबसे पहले कौन कौन से बैलेंस दिए होते हैं एक बार रफली हम चेकअप कर लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है। पेजेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। देन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ओके, दीज आर द टू माइट बी द प्रोविजंस, ठीक है। ऐसी कुछ चीज आती है तो आपको माइंड में क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे हो सकता है एडजस्टमेंट्स। देन सन्डी डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैड डेब्ट्स, ठीक है। फिर बैड डेब्ट्स की रिकवरी भी की है, ओके। देन सैलरीज का पेमेंट है, ठीक है, सैलरीज कितनी प्रोवाइड की है, सैलरीज कुछ पेबल भी है, 4,900 की सैलरीज पेबल भी है, रेंट प्रीपेड रेंट है और रेंट भी है, ठीक है। फिर कैरेज इनवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है, या तो कहाँ पे उसका एग्जैक्टली क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पे आएगी, ठीक है, कौन से अकाउंट में आएगी, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट में हो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। देन सेल्स का फिगर दिया हुआ है हमें, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कैश इन बैंक, कैश इन हैंड, ऑफिस एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, लोन लिया होगा उन्होंने तो उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट का पेमेंट भी किया होगा।
ठीक है, इतना हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या एडजस्टमेंट आपको दिए हैं, क्या चीजें आपको बोली गई है। तो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है आपको। परचेजेस इंक्लूड सेल्स रिटर्न ऑफ 5150। अब परचेज है तो उसमें सेल्स रिटर्न कैसे इंक्लूड हो सकता है? सेल्स रिटर्न जो है वो सेल्स में से माइनस होता है, और परचेज जो है वो परचेज जो रिटर्न है वो परचेज में से माइनस होता है। लेकिन यहाँ तो बोला गया है कि परचेज के अंदर सेल्स रिटर्न छुपा हुआ है, तो पहले जो इंक्लूडेड है वो पहले आपको माइनस करना पड़ेगा। पहला एडजस्टमेंट क्लियर है, ठीक है। लेकिन हम इसको डिटेल में देखेंगे एग्जैक्टली लॉजिक के साथ। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट आर द एक्चुअली एडजस्टमेंट्स। ठीक है, ये हमें बताया गया है। फिर उसके बाद बताया है कि फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर पब्लिसिटी कॉस्टिंग 1650। फ्री में सैंपल बांटे गए हैं, ठीक है। Third adjustments, wages paid in the month of April for installation of plant and machinery amounting to 900 were included in wages account. wages वाला हमने एक adjustments करना है, and create a provision for doubtful debts at 5% and provision for discount on debtors at 2.5%. डाउटफुल डेट्स, जो मैंने पहले ही आपको बताया था कि डाउटफुल डेट्स अगर है प्रोविजन क्रिएट करना ही पड़ेगा वहाँ पे। तो हमें ट्रायल बैलेंस से भी समझ में आ गया था कि यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट्स करना है। एंड डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 15% per annum एंड ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स एट 10% per annum। ठीक है, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 24 इज 2,50,000। चलो ये इसमें एडजस्टमेंट कुछ करने की जरूरत नहीं है, दिस इज ऑलरेडी अ इन्फॉर्मेशन जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिए, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 24 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो हमें तीनों चीजें प्रिपेयर करनी है। क्वेश्चन के मार्क्स देखो 12 मार्क्स। तो अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया तो आपके शॉर्ट 12 मार्क्स कंफर्म्ड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसके सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट्स बनाओगे तब जाके हमें फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, तो सबसे पहले वर्किंग कर लेनी चाहिए हमें। तो चलिए सबसे पहले वर्किंग नोट्स के लिए हमें आना है, सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट्स पढ़ने हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या कहता था? वन, परचेज इंक्लूड्स अ सेल्स रिटर्न ऑफ 5150 एंड सेल्स इंक्लूड अ परचेज रिटर्न ऑफ 3450। तो परचेज के अंदर क्या होना चाहिए? परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होना चाहिए, लेकिन परचेज के अंदर ऑलरेडी सेल्स रिटर्न जो है वो ऑलरेडी इंक्लूड है। नाउ एक आपको हिंट दे दूं, इंक्लूडेड आपको वर्ड जहां पे दिखाई दे इंक्लूडेड, इसका मतलब ये एडजस्टमेंट जरूरी है, एडजस्टमेंट कंपलसरी है। यहाँ पे इंक्लूडेड है, कहीं पे भी आपको ऐसा कीवर्ड ध्यान में आ जाए एग्जाम में इंक्लूडेड लिखा है तो इसका मतलब ये है कि कंपलसरी आपको इसमें एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं, परचेज के अंदर इंक्लूड है सेल्स रिटर्न, लेकिन वो परचेज के अंदर नहीं होना चाहिए, वो सेल्स रिटर्न जो है वो सेल्स में से माइनस होना चाहिए। सबसे पहले अगर इंक्लूड है तो हमें उसे एक्सक्लूड करना चाहिए। तो एक्सक्लूड करने के लिए क्या करेंगे? परचेज में से सबसे पहले माइनस करेंगे और उसके बाद अलग से सेल्स रिटर्न को सेल्स में से भी माइनस करेंगे, क्योंकि सेल्स रिटर्न जो है वो परचेज में इंक्लूड था, तो हम सबसे पहले उसको परचेज में से हटाएंगे। अब उसका असली ट्रीटमेंट क्या है, करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है कि वो सेल्स रिटर्न में से भी माइनस होता है। सेल्स में से माइनस होता है मतलब सेल्स रिटर्न तो ऑलरेडी परचेज में छुपा हुआ है, वो सेल्स में से माइनस होगा ना, परचेज में ऐड नहीं होगा, सेल्स रिटर्न में से माइनस होगा। तो परचेज में ऑलरेडी ऐड हो चुका था, उसको हटाना है। ठीक है, और सेल्स रिटर्न में से भी माइनस करना है। ठीक है, और वैसे एक ऑपोजिट ट्रीटमेंट सेल्स के लिए भी दी है। सेल्स के अंदर परचेज रिटर्न छुपा हुआ है, एक्चुअल में ये सेल्स जो है वो परचेज रिटर्न में होना नहीं चाहिए, तो सबसे पहले सेल्स में से परचेज रिटर्न माइनस करो और अलग से परचेज में से भी माइनस करो, क्योंकि वो परचेज का रिटर्न है। ठीक है, तो इतने एडजस्टमेंट आपको करने हैं, यानी कि दो आपको एडजस्टमेंट करने हैं। चलिए आइए देख लेते हैं कि कौन से दो एडजस्टमेंट्स हैं। सबसे पहले देखो, परचेज का आपको फिगर दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस आप अच्छे से देखोगे तो 3,20,000 रुपए का आपको परचेज दिया हुआ है। इसमें बोला है कि परचेज के अंदर सेल्स रिटर्न इंक्लूड था, तो अगर इंक्लूड है तो आपको एक्सक्लूड करना है, मतलब इसको माइनस करना है। तो परचेज के अंदर छुपा हुआ था 5150, उसे हमें सबसे पहले माइनस करना है। अब ये तो हम सिर्फ परचेज की वर्किंग नोट बना रहे हैं। ठीक है, अब परचेज की वर्किंग नोट बना रहे हैं तो ये वाला एडजस्टमेंट हमने कर दिया, सेल्स रिटर्न तो परचेज के अंदर छुपा हुआ था वो हमने माइनस कर दिया। अब इसका ये एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, तो हम कर देंगे टिक।
फिर परचेज के ही अंदर ना एक और चीज हमें पता चली है कि फ्री हमने सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए थे पब्लिसिटी के लिए। अब अगर आप पब्लिसिटी के लिए सैंपल फ्री में बांट रहे हो, का मतलब तो ये हुआ कि आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट क्या है? हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि परचेज में छुपा होगा, क्योंकि फ्री में सैंपल बांटे तो कहीं ना कहीं से आपने परचेज किए होंगे। तो जो सैंपल आपने बांटे हैं वो कहीं ना कहीं परचेज से अंदर इंक्लूड होंगे, तो वो भी हमें माइनस करने हैं, परचेज में से माइनस करने हैं। ये हमारा सेकंड एडजस्टमेंट। तो आ जाओ परचेज में से माइनस करते हैं। परचेज में से एक चीज हमने ऑलरेडी माइनस कर दी है जो कि सेल्स रिटर्न। फिर और फ्री सैंपल जो डिस्ट्रीब्यूट किया है वो एडवर्टाइजमेंट माना जाएगा, तो वो भी हम माइनस कर देंगे। ठीक है, ये दोनों चीजें हम माइनस कर दिए। अब नेट अमाउंट आएगा परचेज का। अब एक और चीज हमें माइनस करनी है, परचेज के अंदर से परचेज रिटर्न माइनस करने होते हैं ना। तो देखो परचेज रिटर्न जो है वो ऑलरेडी सेल्स में छुपा हुआ था, पहले सेल्स में से माइनस करेंगे, लेकिन सेल्स की हम अलग से दिखाएंगे वर्किंग्स। और परचेज रिटर्न है तो वो तो परचेज में से माइनस होता है, तो 3450 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। एडजस्टेड परचेज दिखाई दिया आपको, उसमें से 3450 माइनस कर दो परचेज रिटर्न, एंड यू विल गेट द नेट परचेजेस। दिस इज योर फाइनल परचेज का फिगर जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में शो करना है। क्लियर? तो इतना वर्किंग आपको करना है, एंड दिस इज जस्ट अ वर्किंग नोट नंबर 1। आइए दूसरा एडजस्टमेंट देखते हैं। अब ये दोनों एडजस्टमेंट हमारे हो चुके हैं। नंबर 1 का पूरा हो चुका है, नंबर 2 पूरा हो चुका है। अब नंबर 1 में ना 3450 जो है परचेज रिटर्न, तो ऑलरेडी सेल्स में छुपा हुआ है, वो सेल्स में से हम माइनस करेंगे जब हम सेल्स का फिगर दिखाएंगे। लेकिन सेल्स के लिए इसके अलावा और कोई फिगर नहीं है, तो हम सिर्फ ये वाला माइनस कर देंगे। दूसरा एडजस्टमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जो है वो हम, अब इसमें दो एडजस्टमेंट होंगे कि एक तो हमने परचेज में से माइनस कर दिया, क्योंकि परचेज के अंदर ये जो कॉस्टिंग हमने की थी 1650 रुपये की, वो एडवर्टाइजमेंट है। तो एडवर्टाइजमेंट में जाके ऐड करेंगे, परचेज से माइनस होगा लेकिन एडवर्टाइजमेंट के खर्चे में तो ऐड होगा। अगर ऑलरेडी दिया है तो, अगर नहीं दिया तो एक्स्ट्रा नया खर्चा क्रिएट करेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के नाम से। ठीक है, अब ये एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हमें अभी क्रिएट करना बाकी है, सिर्फ हमने परचेज की रिलेटेड हमने एडजस्टमेंट देखा है। चलिए तीसरा एडजस्टमेंट देखते हैं। वेजेस पेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो 900 रुपये की है, वो वेजिस अकाउंट में ऑलरेडी इंक्लूड है। तो इसका मतलब ये है कि वेजिस अकाउंट में ये जो है वो उसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी का इंस्टॉलेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर जो भी खर्चा करते हैं उसको प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए, तो उसका जो भी खर्चा है, चाहे वेजिस हो या इंस्टॉलेशन फिटिंग चार्जेस हो, सारे या शिपिंग चार्जेस हो, सारे के सारे खर्चे हम कहाँ पे करते हैं? हम कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज करना मतलब हमारी फिक्स एसेट जो हमारी प्लांट एंड मशीनरी है उसमें ऐड करते हैं। तो अगर ये खर्चा उसमें ऐड होने वाला है तो वो वेजिस अकाउंट में नहीं दिखना चाहिए, लेकिन ये तो ऑलरेडी वेजिस अकाउंट में दिखा हुआ है। इसका मतलब हमें वेजिस में से माइनस करना है और प्लांट एंड मशीनरी में ऐड करना है। दो इफेक्ट होगी, कोई ना कोई एडजस्टमेंट होगा, तो दो जगह पे आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे? वेजेस में से माइनस करेंगे और प्लांट एंड मशीन में ऐड करेंगे। चलिए देखते हैं। अब देखो सेल्स वाला जो वर्किंग नोट हमारा रह गया था, यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं। सेल्स आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसमें से हमको सेल्स रिटर्न जो माइनस कर देना है। अभी जो सेल्स दिया हुआ है, लेट मी चेक सेल्स कहाँ दिया हुआ है, बता देते हैं। अभी जो सेल्स दिया है 430,600 का, सबसे पहले 430,600 में एक परचेज रिटर्न भी तो है, तो वो कौन सा है परचेज रिटर्न? ये वाला 3450, वो आप माइनस कर दो। 3450 इसमें से माइनस कर दो, माइनस 345, then you will get perfect एडजस्टेड अमाउंट आपको मिल जाएगा 427150 विल बी द एडजस्टेड सेल्स। अब उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होगा, तो सेल्स रिटर्न ऑलरेडी परचेज में छुपा था, वो हमने परचेज की एंट्री ऑलरेडी कर दी है। अब हमें क्या करना है? 5150 हमें सेल्स रिटर्न है तो वो सेल्स में से माइनस होगा, सेल्स माइनस करने के बाद ये हो जाएगा हमारा 4,22,000। दिस इज योर सेल्स। तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। दिस विल बी शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट। ये हो गया हमारा फाइनल फिगर सेल्स का, नेट सेल्स। देन वेजेस की एंट्री। तो वेजेस के बारे में उन्होंने बोला था कि वेजेस का भी ना उनको आपने यहाँ पे एक वेजेस के बारे में ये रहा, दिस वन। वेजेस का हमें ऑलरेडी अमाउंट दिया गया है 24,330 रुपये। अब ये वेजेस है ना, उसमें 900 रुपये के वेजेस वैसे है जो प्लांट एंड मशीनरी के खर्चा किया हुआ है, वो तो कैपिटलाइज होना चाहिए, वो पीएनएल में नहीं आना चाहिए। तो ये जो वेजेस है या ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए, वेजेस जो है वो ऑलरेडी ट्रेडिंग में आता है। ठीक है,
तो इसमें 900 रुपये का जो खर्चा है वो प्लांट एंड मशीनरी का है, इसका नहीं है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। ये देख लेते हैं, वेजेस ऑलरेडी दिए है अभी 330, जिसमें से वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन जो है वो कैपिटल खर्चा है, कैपिटल इन नेचर है, वो हमें इसमें से माइनस करना है। तो रेवेन्यू खर्चा यानी कि वेजेस का एडजस्टेड वेजेस कितना होंगे, 30,430। दिस विल बी द फाइनल फिगर जो हमें ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना है। ये भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। क्लियर? जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट क्लीन से जाएंगे वैसे वैसे हम यहाँ पे टिक लगाते जाएंगे कि एडजस्टमेंट ये हो चुका है। एंड फोर्थ एडजस्टमेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, create a provision for doubtful debts at 5% and provision for discount on debtors at 2.5%। दोनों का ही डिस्काउंट, डिस्काउंट पे भी और प्रोविजन, दोनों प्रोविजन हमें रखने हैं, डिस्काउंट ऑन डेटर्स पे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पे, दोनों पे। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसका हम प्रोविजन रखा देंगे। ठीक है, डाउटफुल डेट्स के लिए ऑलरेडी एक बैलेंस दिया हुआ था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑलरेडी गिवन है, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, ऑलरेडी गिवन है, ये भी डिस्काउंट भी दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स ये ऑलरेडी गिवन है, और सन्डी डेटर्स भी दिए हुए 240 के। चलिए आइए एडजस्टमेंट्स के लेते वर्किंग नोट्स। अब देखो ये एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जो मैंने बताया था आपको कि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हमको दिया हुआ था। यदि ट्रायल बैलेंस में देखो एडजस्टमेंट का अमाउंट दिया था 6,700, जिसके अंदर जो हमने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया ना, जो हमने परचेज में से माइनस किए थे, वो यहाँ पे आके प्लस हो जाएंगे, तो दोनों दोनों इफेक्ट यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो एडजस्टमेंट का फाइनल बैलेंस कितना बनेगा, 8350। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की बात कर लेते हैं। तो सन्डी डेट्स का बैलेंस आपको कितना दिया है, 240। अब उसमें हमें प्रोविजन रखना कितना है, उन्होंने बोला था 5% का हमें प्रोविजन रखना है ऑन डेटर्स बैलेंस, तो इसका 5% कर देंगे, तो दैट विल बी अराउंड 12,000। ये जो 12,000 ऐसा है जो बैलेंस शीट में दिखना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है, एग्जिस्टिंग प्रोविजन जो 6,400 का ओपनिंग बैलेंस है वो माइनस कर दो, तो कितना एक्स्ट्रा बैलेंस हमें क्रिएट करना पड़ेगा प्रोविजन, ये हम पीएनएल में चार्ज कर देंगे। दिस वन विल बी गोज टू द पीएनएल। तो एडिशनल जो भी प्रोविजन हमें करना है, चार्ज करना है, वो पीएनएल में जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम 6,400 का प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे। अब कितना एक्स्ट्रा करना है, 5,600 का, जो एक्स्ट्रा करना है वो पीएनएल में चार्ज करेंगे, और उससे क्या होगा, हमारे जो डेटर्स का बैलेंस है वो कम हो जाएगा, कितने रुपए से। बात करते हैं प्रोविजन और डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो हमें डिस्काउंट देना है। तो देखो डेटर्स का बैलेंस ऑलरेडी कितना है, 240, इसमें से हमने 12,000 का तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑलरेडी क्रिएट कर दिया होगा। कैसे क्रिएट किया होगा, 6,400 का तो ऑलरेडी ओपन था, मतलब ओपनिंग बैलेंस, और एक्स्ट्रा क्रिएट किया 5,600 का, दोनों मिला दो 12,000 हो जाएगा। यही 12,000 का हमें इसमें से माइनस कर देना है, क्योंकि वो प्रोविजन है डाउटफुल डेट्स का। ठीक है, अब बैलेंस कितना बचा, 228। अब 228 पे हमें डिस्काउंट मेंटेन करने के लिए बोला गया था 2.5% का, तो इसके ऊपर 2.5% लेस कर दो, 5,700 रुपये। 5,700 रुपये जो है वो हमें डिस्काउंट का प्रोविजन क्रिएट करना है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक और प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, प्रीवियस प्रोविजन या एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएट था, विच वॉज 2,750, तो वो माइनस कर दो, तो कितना एक्स्ट्रा प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, 2,950। ये हम पीएनएल में चार्ज करेंगे, दिस विल बी चार्ज टू द पीएनएल। तो ये एक्स्ट्रा प्रोविजन है या एडिशनल प्रोविजन है जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, उसको नहीं करना, तो अभी एक्स्ट्रा करना है, वो वाला हम पीएनएल में चार्ज करेंगे। तो दिस वन विल बी द फाइनल, पीएनएल में हम डेबिट कर देंगे, और उतने ही रुपए से, ये तो ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा 2,750, अब उतने एक्स्ट्रा रुपए यानी कि 2,950 से और हम डेटर्स को माइनस करेंगे, तो डेटर्स का भी कुछ बैलेंस बचना चाहिए ये सारी चीजें माइनस होने के बाद। तो देखो डेटर्स में से क्या क्या चीजें माइनस होगी, लेट मी चेक। यहाँ पे एक है, डेटर्स का बैलेंस था 240, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 12,000 हो गए, जिसमें से 6,400 ऑलरेडी क्रिएट था, और 5,600 हमने नया क्रिएट किया। ठीक है, वैसे ही 5,700 टोटल हो गया था बैलेंस, ठीक है, ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसमें से 2,950 तो अभी अभी हमने क्रिएट किया, और उससे पहले कितना था, 2,750 वॉज द प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस फिगर तो ऑलरेडी 2,750 का था, और एक्स्ट्रा कितना क्रिएट किया, 2,950, दोनों मिला के कितने हो गए, 5,700, तो इसको भी माइनस कर देंगे। दोनों चीज हमें
प्रोविजन जो है वो डेटर्स में से माइनस करने हैं। तो डेटर का फाइनल बैलेंस जो होगा वो आपको कहाँ पे दिखाई देगा, बैलेंस शीट के ऊपर। दिस विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। क्लियर? चलिए अब एक और एडजस्टमेंट बाकी है, लेट मी चेक। ये एडजस्टमेंट हम पूरा कर चुके हैं कंप्लीटली। एक और एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन के बारे में बताया है। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 15% और फर्नीचर फिटिंग के ऊपर 10%। देख लो, प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस दिया हुआ है 39,100, ये फर्नीचर फिटिंग का 20,500। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी में हमने एक एडिशन किया था 900 रुपये का, जो कि वेजेस था। प्लांट एंड मशीनरी पे इंस्टॉलेशन का वेजेस पे किया था, वो इसके अंदर हमने ऐड किया था, तो वो यहाँ पे ऐड होगा प्लांट एंड मशीनरी में, क्योंकि वो वेजेस में से माइनस किया था, यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी की बात कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में हमें 39,100 रुपये दिए हुए, लेकिन 900 रुपये हमने वेजेस के ऐड किए। टोटल कितना हो गया होगा, 40,000। 40,000 पे 15%, दैट विल बी अराउंड 6,000। 6,000 का डेप्रिसिएशन हम P&L में चार्ज करेंगे। क्लोजिंग कितना बचेगा, 40 माइनस 6 दैट इज 34। ये बैलेंस के ऊपर दिखाई देगा। प्लांट एंड मशीनरी। फिर उसके बाद फर्नीचर। फर्नीचर में तो कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल, कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। 20,500 का दिया था फर्नीचर का बैलेंस, जिसमें से 10% माइनस कर दो, 2050, एंड क्लोजिंग बैलेंस इतना दिखाई देगा बैलेंस शीट के ऊपर। 2050 जो है वो P&L में दिखाई देगा। ठीक है, तो सारे एडजस्टमेंट्स क्लियर कर लिए हमने। 4 एडजस्टमेंट दिखाए थे, 5 एडजस्टमेंट दिखाए थे, ये पांचों एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। और ये जो 6th आइटम है वो तो क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस दिया हुआ आपको, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जिसको आपको दो जगह पे दिखाना है, एक ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरा बैलेंस शीट में। दोनों जगह पे हम दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक है इसलिए। क्लियर? तो दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, वन बाय वन बैलेंसेस चेक करने हैं। जैसे कि ये यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन बैलेंसेस कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी वो हमें ध्यान में रखना है। प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर फिटिंग्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल, ड्रॉइंग्स। अब ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट के आइटम्स दिख रहे हैं। तो बैलेंस शीट के आइटम्स कहाँ पे दिखते हैं वो आपको ध्यान से समझना है, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ जाएगी। ठीक है, और उनका अगर हमने कुछ एडजस्टमेंट किया है तो एडजस्टमेंट का बैलेंस कहाँ पे है वो भी देखना है, कि एडजस्टमेंट का हमने कुछ ना कुछ फिगर्स रिवाइज किए होंगे। एडजस्टमेंट करने के बाद फाइनल बैलेंस जो आया है वो बैलेंस हमें दिखाना है बैलेंस शीट में या P&L में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि अब हमने सारे एडजस्टमेंट कर लिए, सारी वर्किंग नोट्स बना के रख दी है। जो लेवल का एडजस्टमेंट हमें चाहिए तो वो सारे एडजस्टमेंट हमने अब तक कर चुके। चलिए ट्रेडिंग अकाउंट पे आ जाते हैं। सबसे पहले सेल्स का फिगर चाहिए होता है आपको। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या चाहिए, सेल्स चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, ओपनिंग स्टॉक चाहिए, एंड परचेजेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उतना ही चाहिए, उससे आपको एक रिजल्ट मिलेगा और वो रिजल्ट होगा ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। तो देखो सेल्स का फिगर ऑलरेडी हमने वर्किंग नोट नंबर 2 से उठाएंगे, 2 या 3, लेट मी चेक। हाँ, वर्किंग नोट नंबर 2, 4,22,000 का ऑलरेडी हमने एडजस्टमेंट कर चुके हैं। ये हमारा फाइनल फिगर है। तो 4,22,000 हम कहाँ पे दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। ये हो गया 4,22,000। वैसे आप ये भी कर सकते हैं कि सेल्स में से हमने पहले परचेज रिटर्न हटाया, फिर सेल्स रिटर्न हटा दिया। भाई वहाँ पे भी हमने किया था, 4,22,000 वॉज द नेट सेल्स, वो दिखा दिया। क्लोजिंग स्टॉक वॉज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, 2,50,000, वो रख दिया क्रेडिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, इसमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ओपनिंग स्टॉक आप डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस से पिकअप कर सकते हो, 64,500। परचेजेस, अब ये परचेजेस का हम वर्किंग नोट नंबर 1 में से उठाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 हमने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखी है, और 3,13,200 रुपये का नेट ऑफ परचेज है। नेट परचेजेस इतने हैं। ये परचेजेस है जो हमने सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद थे, उसमें से परचेज रिटर्न माइनस करने हैं 3450 के। तो नेट आए थे, नेट परचेजेस वॉज 3,09,750। तो ये हो गया परचेज। अब एक और चीज बाकी है, अब डायरेक्ट एक्सपेंस की बारी। तो अब देखो, ट्रायल बैलेंस में हम देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है। परचेजेस आ चुके हैं, ओपनिंग स्टॉक, यस ओपनिंग स्टॉक हमने ले लिया है। वेजेस, हाँ ये वेजेस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। और वेजेस जो है वो 24,330 दिए थे, लेकिन 900 रुपये उसमें ऑलरेडी इंक्लूड थे, तो वो माइनस कर दिए ना हमने, ऑलरेडी हम माइनस कर चुके हैं ये वाले। तो वेजेस का बैलेंस जो होगा वो 30,430 दिखा जाएगा। ठीक है, और वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। चलो ये हो गया। और कोई है खर्चा, प्रोविजन, प्रोविजन क्रेडिटर्स, बैड डेब्ट्स, नहीं नहीं। एंड या कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, लेकिन कैरेज आउटवर्ड जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, बिकॉज ये सेल्स करने के लिए है और ये परचेज का रिलेटेड है, इस वजह से।
तो परचेज के लिए है, इसलिए इनवर्ड जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। आउटवर्ड जो है वो सेल्स के लिए है, सेल्स किया तब जाके आपने ये आउटवर्ड कैरेज आउटवर्ड किया है तब जाके आपका सेल्स हुआ है, तो इसकी वजह से ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये वाला इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट है। तो 2250 कैरेज इनवर्ड डायरेक्टली वही ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे और इसको पीएनएल में दिखाएंगे। सेल्स, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, देन प्रिंटिंग, कैश एंड बैंक, बस इसके अलावा और कोई ऐसा खर्चा नहीं है जो ट्रेडिंग अकाउंट से आता हूँ। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने और दो खर्चे उठाए जो कि ट्रायल बैलेंस से थे। फर्स्ट वन वाज कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट अमाउंट और वेजेस का अमाउंट, जो कि हमने वर्किंग नोट बनाई थी 30,430 रुपये एडजस्टेड था। 900 रुपये का जो वेजेस था वो ऑलरेडी प्लांट एंड मशीनरी में ऐड करना था, इसमें से माइनस करना, वो हमने माइनस करके दिखा दिया। वर्किंग नोट में आपको सिर्फ फिगर पिकअप करते जाने हैं और वो चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे दिखानी है, शो करनी है। दैट्स इट। वो करते ही आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 2,72,070 रुपीज़। दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए, ट्रेडिंग अकाउंट का हमको रिजल्ट मिल चुका है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट से आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ ले जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट हम वहां से ग्रॉस प्रॉफिट लेके आएंगे 272.70। अब सारी इनकम, इनडायरेक्ट इनकम और सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो हमें पिकअप करने होंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने के लिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो पीएनएल में आएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये आएगा, लेकिन एडजस्टमेंट वाला देखना है, ये नहीं, ये तो पुराना है। नया एडजस्टमेंट कितना किया वो हमने वर्किंग नोट बनाई थी प्रोविजंस के लिए, तो ये दोनों खर्चे पीएनएल में आएंगे, लेकिन का फाइनल फिगर जो है वो तो अपने वर्किंग नोट में से उठानी है। ठीक है, क्रेडिटर्स नहीं, क्रेडिटर्स नहीं, बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स विल बी शोन इन द पीएनएल अकाउंट, तो ये भी पीएनएल का हिस्सा है। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, अब जो रिकवरी करते हैं वो क्या होती है हमारे लिए? इनडायरेक्ट इनकम, तो ये तो इनकम साइड में आएगा, पीएनएल की इनकम साइड में दिखाई देगा। तो बैड डेब्ट्स रिकवर इनकम साइड में आएगा पीएनएल की। सैलरी, सैलरी का जो है खर्चा वो हमें, यस, ये पीएनएल में आएगा। फिर सैलरी पेएबल, सैलरी है और सैलरी पेएबल भी है, तो ये जो सैलरी है ना, हम अज्यूम करेंगे ये जो सैलरी है वो सैलरी का ही खर्चा है। फिर पेएबल की एंट्री जो है वो ऑलरेडी हो चुकी होगी, ऐसा हमें अज्यूम करना है, बिकॉज पेएबल की एंट्री तभी होती है, यानी कि ट्रायल बैलेंस में अगर आपको सैलरी पेएबल का अकाउंट दिया है, इसका मतलब ये है कि आपने सैलरी पेएबल क्रिएट किया है, प्रोविजन क्रिएट किया है। सैलरी पेएबल इज द प्रोविजन। तो सैलरी का प्रोविजन क्रिएट कैसे करते हैं? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल, तो ऑलरेडी सैलरी अकाउंट डेबिट हो चुका है ना, और ये डेबिट की बैलेंस ऑलरेडी दिया हुआ आपको, तो इसका मतलब ये आपको सोचना नहीं है कि इसको ऐड करना है। अगर इसको आप ऐड तब करते हैं जब इसका सैलरी पेएबल का आपको एडजस्टमेंट करने के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में बात कही गई हो तो ही करना है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली नोटिफाई है कि 4,900 ऑलरेडी सैलरी पेएबल है, और ये वो पेएबल तभी क्रिएट होता है जब उसको डेबिट करेंगे सैलरी अकाउंट से। ठीक है, तो ऑलरेडी सैलरी अकाउंट डेबिट हो चुका है, वापस से उसको ऐड नहीं करना है, यहाँ पे गलती हो सकती है, तो ध्यान से आपको करना है। देखना है कि इन्फॉर्मेशन एक्चुअली कहाँ पे दी है। अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दी है तो एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाहर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है तो एडजस्टमेंट करेंगे, तो इसमें एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी पेमेंट अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है, अकाउंट लेजर अकाउंट अलग अलग से दिए हुए हैं। वैसे ही रेंट और प्रीपेड रेंट दोनों ही अलग अलग दिए हुए हैं, इसमें एडजस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है। देन कैरेज इनवर्ड हमने ऑलरेडी ले लिया है ट्रेडिंग में। कैरेज आउटवर्ड जो है वो पीएनएल में दिखाई देगा, यस। सेल्स ऑलरेडी हम उसमें कवर कर चुके हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। देन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, यस, ये आएगा पीएनएल में, लेकिन इसका अपडेटेड बैलेंस जो है वो हम ऑलरेडी वर्किंग नोट बना चुके हैं, उसमें से उठाना है। फिर प्रिंटिंग स्टेशनरी, यस, पीएनएल में आएगा। कैश, कैश एंड बैंक और हैंड, फिर ऑफिस एक्सपेंस ये पीएनएल में आएगा, और इंटरेस्ट पेड ऑन लोन ये भी पीएनएल में आएगा। बस इतनी सारी चीजें जो यहाँ पे मैंने पीएनएल दिखाया है वो आपको पीएनएल में लेके आनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जहाँ पे डायरेक्ट फिगर उठाना है वहां से डायरेक्ट फिगर उठाएंगे, और अगर कोई ऐसा एडजस्टमेंट किया है हमने तो वो एडजस्टेड फिगर उठाएंगे, सिंपल। चलिए देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हम उठा के लेके आए ट्रेडिंग अकाउंट से। फिर डेट, टोटल बैड डेब्ट रिकवरी की है 900 रुपये की, वो हम हमारी इनकम है, वो तो इनकम साइड में आएगा। फिर सैलरीज 45,100 सेम अमाउंट होगा, कोई एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। रेंट भी सेम अमाउंट होगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं चाहिए। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है वो एडजस्टेड है, और उसके लिए हमने एक नोट बनाई थी 8350, जिसमें जो 1,650 रुपये का जो हमने फ्री सैंपल बांटे थे ना, वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में ऐड होने वाले थे, और वो हमने ऐड किए भी थे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 8350। प्रिंटिंग स्टेशनरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, एज इट डायरेक्ट फिगर उठाएंगे। बैड डेब्ट्स में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और एज इट डायरेक्ट फिगर। कैरेज आउटवर्ड ये भी डायरेक्ट फिगर है। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स
तो ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो 12,000 का क्रिएट करना था, लेकिन उसमें से 6,400 ऑलरेडी क्रिएट हो चुका था, तो कितना क्रिएट करेंगे 5700, इतने का हमने प्रोविजन फॉर, लास्ट में ये अमाउंट में से माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है, टेस्ट किया है। फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट हमने दिया है डेटर्स पे, तो डेटर्स पे जो भी डिस्काउंट बना था 228 पे 2.5% डिस्काउंट था, 5700 बन रहा था, लेकिन एडजस्टेड ऑलरेडी माइनस करना है, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविजन है वो माइनस करना है, तो जो भी नेट फिगर होगा वो हमको यहाँ पे लिखना है। फिर डेप्रिसिएशन का पॉइंट, डेप्रिसिएशन का पॉइंट भी हमने वर्किंग नोट में लिखा था, कोई भी वर्किंग नोट छूटना नहीं चाहिए, जितने भी वर्किंग नोट्स है वहाँ से सारे के सारे एडजस्टमेंट हमको यहाँ पे लेके आने हैं। तो डेप्रिसिएशन हमने दो चीज़ों पे किया था, एक प्लांट एंड मशीनरी पे 6,000 और फर्नीचर फिटिंग पे 2050, डेप्रिसिएशन उठा लिया। एंड ऑफिस एक्सपेंस डायरेक्ट फिगर है, इंटरेस्ट और लोन डायरेक्ट फिगर है, दैट्स इट। एंड देन द रिजल्ट जो आपका मिलेगा वो होगा हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हम कहाँ लेके जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में, तो ये नेट प्रॉफिट जो है वो जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट में, जो कि बैलेंस शीट के ऊपर दिखाई देगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, क्लीन अकाउंट बन गया, एंड लास्ट इज ओनली द रिमेनिंग इज बैलेंस शीट, और वो टैली होनी चाहिए। जब जब आपने जितने भी एडजस्टमेंट किए, किसी न किसी चीज़ को कम किया, किसी चीज़ को ज़्यादा किया, जितना चीज़ कम की उतनी चीज़ें ज़्यादा बढ़ाई भी होगी, तो एक्चुअली इसका मतलब एग्जैक्टली है कि डेबिट भी किया है, क्रेडिट भी किया है, और सिमिलर अमाउंट से ही किया है। तो इसका मतलब कि ट्रायल बैलेंस अगर मैच है तो ऑब्वियसली आपका बैलेंस शीट भी मैच होना चाहिए, ठीक है? और यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैलेंस शीट मैच होना जरूरी है। चलिए देखते हैं बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी आपको दिया था 1,30,000 से, जिसके अंदर हम नेट प्रॉफिट ऐड बैक करेंगे, और अगर कुछ ड्रॉइंग्स दी है तो वो ड्रॉइंग्स उठा लेंगे, माइनस कर देंगे, तो एडजस्ट करने के बाद योर कैपिटल अकाउंट विल बी 274,600, दिस इज योर परफेक्ट कैपिटल अकाउंट। देन बैंक ओवरड्राफ्ट परफेक्ट फिगर डायरेक्ट एज इट इज उठा लेंगे। सन्डी क्रेडिटर्स एज इट इज, इसमें कोई एडजस्टमेंट थे नहीं, एज इट इज उठा लेंगे। सैलरी पेबल ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था 4,900 का, डायरेक्ट फिगर, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे पूरी की पूरी लाइबिलिटी साइड जो है वो आपकी आराम से एज इट इज बन गई, सिर्फ आपको नेट प्रॉफिट ऐड करना है कैपिटल में, और ड्रॉइंग्स है तो वो उठानी है, मतलब ड्रॉइंग्स जो है वो कैपिटल में से माइनस करनी है, दैट्स इट, सिंपल सिंपल एडजस्टमेंट यहीं पे कर दिया हमने। बात करते हैं असेट साइड की। तो असेट साइड में हमने प्लांट एंड मशीनरी में कुछ चेंज किया था, यस किया था। प्लांट एंड मशीनरी ऑलरेडी 40,000 की थी, वैसे तो 40,100 रुपये की थी, लेकिन वो जो वेजेस हमने ऐड किए थे उससे 40,000 हो गए थे। 40,000 के बाद उसमें 6,000 का डेप्रिसिएशन माइनस किया था, नेट ऑफ वॉज 34,000। वैसे ही फर्नीचर फिटिंग्स दिया था 20,500 का, 2,050 रुपये का डेप्रिसिएशन माइनस करो, नेट फिगर 18,450। देन क्लोजिंग स्टॉक तो ऑलरेडी गिवन था इन द क्वेश्चन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया था, वहां से पिकअप करेंगे। डेटर्स का बैलेंस पिकअप करना है तो 240 वाज द डेटर का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। उसमें से हमने दो टाइप के प्रोविजन रखे थे, एक 12 जगह प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और दूसरा प्रोविजन था हमारा डिस्काउंट लिए 5,700, दोनों माइनस कर दो, नेट फिगर वॉज 222,300। यही नेट फिगर हमने इसके लिए वर्किंग नोट बनाई थी, डेटर्स की वर्किंग नोट आप देख सकते हो। देन प्रीपेड रेंट डायरेक्ट फिगर है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये दोनों ही तीनों ही डायरेक्ट फिगर है, वहां से पिकअप करना है ट्रायल बैलेंस से, एंड दैट्स इट, योर फाइनल बैलेंस 534,500। ये है असेट साइड। देखो लायबिलिटी साइड में भी ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट यही है, आप मैच करके देखते हो, परफेक्टली यही हिसाब से मैच हो जाएगा, दैट्स इट, क्लियर। तो इसी के साथ आपका बैलेंस शीट भी प्रिपेयर हो जाता है, और वो भी मैच भी हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बैलेंस शीट मैच होना। और अगर बैलेंस शीट मैच हो गया मतलब शॉर्ट शॉर्ट आपके 12 मैथ्स कंप्लीट है। चलिए अब बात करते हैं कुछ एग्जाम टिप्स की। आपको ये सब प्रिपेयर करना है, और किस तरह से प्रिपेयर करना है, सबसे पहले तो नीट फॉर्मेट, जितना भी फॉर्मेटिंग हमने किया ना एग्जैक्टली आपको नीट एंड क्लीन मेंटेन रखना है, जो भी वर्किंग दिखाओ क्लियर दिखाओ, ठीक है, रफ या मैसी वर्किंग नहीं करना, एंड क्लियर वर्किंग नोट्स दिखाओ, जितने भी वर्किंग नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट, वर्किंग नोट्स बनाना इज मोस्ट ट्रिकियर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जैक्ट टॉपिक, कि वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मार्क्स वहीं से लेके आएंगे। कि वर्किंग नोट नहीं बनाओगे डायरेक्ट क्वेश्चन छाप दोगे तो आपका आंसर मैच नहीं होगा कभी। बिना वर्किंग नोट्स के आप ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट या बैलेंस शीट की फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते, बिना वर्किंग नोट के कोई अटेम्प्ट नहीं कर सकता। तो क्लियर वर्किंग नोट दिखानी है, नीट एंड क्लीन फॉर्मेट रखना है, और कुछ मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी चाहिए, जैसे कि इग्नोरिंग ड्यूअल इफेक्ट, किसी चीज के डबल इफेक्ट होते हैं, जैसे हमने वो देखा वेजिस वाला,
तो वेजेस हमने परचेज जो हमने वेजेस अकाउंट था उसमें से माइनस किया, क्यों? बिकॉज वो उसको कैपिटलाइज करना था पीएनएल हमारी जो प्लांट एंड मशीनरी है उसमें, तो वो तो फिक्स एसेट का पार्ट है ना। तो हमें एक जगह पे हमने एसेट बढ़ा दी और एक जगह पे हमने खर्चा माइनस कर दिया। ठीक है, एसेट बढ़ाई मतलब डेबिट किया, खर्चा माइनस करना मतलब क्रेडिट किया। तो जितना हम डेबिट करेंगे उतना क्रेडिट होना चाहिए, ड्यूअल इफेक्ट ये कहते हैं। हर जगह पे हमने कोई ना कोई एडजस्टमेंट देखे थे, वहां पे डबल इफेक्ट की थी। सेल्स रिटर्न है तो ऑलरेडी परचेज में छुपा, परचेज में से माइनस करके उसको बाद में उसको एडजस्ट किया सेल्स रिटर्न में से, डबल इफेक्ट। हर जगह पे डबल इफेक्ट आएगी। एडजस्टमेंट्स होते ही डबल इफेक्ट से बनते हैं, तो डबल इफेक्ट को कभी भी इग्नोर नहीं करना। आपने एक जगह पे इफेक्ट दे दी लेकिन दूसरी जगह पे रह गई तो आपका बैलेंस शीट कभी मैच नहीं होगा। सेकंड कॉमन मिस्टेक, बहुत ज़्यादा पुअर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना होगा। फॉर्मेटिंग जैसे आईसीआई ने बताई है, एग्जैक्ट फॉर्मेटिंग आपको वैसे ही करनी है। दैट्स इट, लेट्स क्विकली समराइज व्हाट एग्जैक्टली द टॉपिक वाज एंड हमने आज क्या किया। तो देखो, पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो लॉजिकल टॉपिक था, क्योंकि वर्किंग नोट्स बनाना बहुत लॉजिक के साथ बनाने पड़ेंगे, और ये प्रैक्टिस से ही हम परफेक्शन ले पाएंगे। जितना प्रैक्टिस करोगे ना फाइनल अकाउंट्स की, उतनी आपको अच्छे से परफेक्शन तभी आएगी। हर एक क्वेश्चन को आपको 2-3 बार आपको अटेम्प्ट करना है। पहले एक बार क्वेश्चन के साथ देखना है, आंसर देखने हैं, फिर आपको खुद से अटेम्प्ट करने जाना है, फिर एक बार और करना है, कि जब तक हमारा वो परफेक्शन ना आ जाए तब तक आपको करते रहना है, कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ लूप होल दिखाएंगे कि आपने कहाँ पे गलती की। वो गलती को आपको नेक्स्ट टाइम दोहराना नहीं है, वापस रिपीट नहीं करना। तो वैसे करते करते हमारा परफेक्शन आ जाएगा। तो जितने फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन आप जितने अटेम्प्ट करोगे उतना आपके लिए अच्छा। अगर आपको ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड सेशंस, स्टेप बाय स्टेप आईसीए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस प्लस रेगुलर प्रैक्टिस एंड डाउट सॉल्विंग चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में लिखो फाइनल अकाउंट्स। मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा आपकी सीए फाउंडेशन से सीए इंटर की जर्नी में। दिस इज सीए विशाल यादव साइनिंग ऑफ फ्रॉम सीए विशाल सीए मास्टरी।